हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईसोफेजाइटिस। उसके दो काजेस पढ़ लिए थे हमने, एक इन्फेक्शियस और दूसरा कोरोजिव्स। अब हम बात करेंगे एलर्जिक ईसोफेजाइटिस, मतलब इसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। ये अटोपिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। अटोपिक मतलब ऐसे लोग जिनमें पहले से दूसरी कोई एलर्जी, जैसे कि एज़मा या एक्जिमा, ऐसी एलर्जीज होती हैं, उनमें ज़्यादा होती है और इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है। इसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर होता है ना, उसमें जो प्रीडोमिनेंट सेल्स होंगे ना, वो होंगे इसिनोफिल्स। ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में हो सकता है। अगर चिल्ड्रन में होता है तो वोमिटिंग, डिफिकल्टी फीडिंग और फेलियर टू थ्राइव, मतलब वो कभी भी बच्चा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, ऐसे प्रेजेंट करेगा। और जो एडल्ट होते हैं उनमें डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, डिस्फेजिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, फूड ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वैसे प्रेजेंट करेगा। और कभी कभार तो चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ये होती है डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, ठीक है। अगर हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो एंडोस्कोपी में हमें यूजुअली कुछ ऐसी चीज़ें मिलती नहीं, क्योंकि छोटा सा इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर हो रहा होता है, जो किसी मतलब एलर्जन आ रहा होता है तो होता है, और वैसे नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो इस वजह से यूजुअली हमें नॉर्मल मिलती है। और मिलने पे है तो म्यूकोजल रिंग्स, लॉन्गिट्यूडुलर फरोज और एडिमेटस या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। आपको पता है अगर एडिमा होगा तो उसका जो नॉर्मल कैलिबर है, उसका अपना इसोफेगस का, उससे कम कैलिबर मिलेगा, मतलब कि उसका जो ल्यूमेन है वो स्मॉल नैरो ल्यूमेन मिलेगा। हमें उसकी कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए मल्टीपल बायोप्सीज करेंगे। मल्टीपल बायोप्सीज में अगर जो इसिनोफिल की डेंसिटी है, वो अगर हाई पावर फील्ड में अगर 15 या उससे ज़्यादा इसिनोफिल्स मिलते हैं तो ये उसकी कंफर्मेटरी हो जाती है कि भाई हाँ, इसको इसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस है वो अटोपिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। अटोपिक पेशेंट्स मतलब ऐसे लोग जिनमें पहले से किसी चीज़ से एलर्जी है उनको। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन रखते हैं वो डाइटरी मॉडिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है इसोफेगस खाने पीने में काम आता है। तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनसे उनका इसोफेगस एलर्जिक है उनको या तो एलिमिनेट कर दें। अगर वो एलिमिनेट नहीं हो सकती तो उनको क्या करें, एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब सपोज करें कि प्रोटीन है जो, तो प्रोटीन की जगह पे आप उसको अमाइनो एसिड्स दें, ठीक है, उसको ब्रोकन डाउन फॉर्म में दें, ताकि मतलब काम तो बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स का ही होता है, प्रोटीन खुद तो एब्जॉर्ब होती नहीं है कभी। तो हम अमाइनो एसिड दे दें, ठीक है, मगर प्रोटीन खुद ना दें, क्योंकि प्रोटीन से वो उसको क्या है, एलर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंटल। और एलिमिनेशन का मतलब कि अगर आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं तो उसको लीव इट करें। सबसे पहले फर्स्ट लाइन यही होती है। मगर अगर आपको पता है डाइटरी मॉडिफिकेशन सबसे मुश्किल होती है चीज़, एक मैनेजमेंट अगर किसी डिजीज़ की बात करते हैं तो। उसके बाद अगर हमें फार्माकोलॉजिकल की ज़रूरत पड़ती है तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में हम देते हैं पीपीआईज, जो कि हाई डोज में देते हैं 8 वीक्स के लिए। अगर 8 वीक्स में हाई डोज पीपीआई पे उसका रेस्पॉन्स आ जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 पेशेंट्स में, 1/3 पेशेंट्स में रेस्पॉन्सिव होता है, उसको कहते हैं पीपीआई रेस्पॉन्सिव, पीपीआई रेस्पॉन्सिव इसोफेजियल इसिनोफिलिया, जो कि सिर्फ 1/3 पेशेंट्स होते हैं। बाकी जो 2/3 पेशेंट होते हैं उनका इससे रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हमें 8 to 12 वीक्स के लिए टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ते हैं। टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम दो फार्मूले दे सकते हैं। एक आती है फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन, और दूसरी आती है बुडेसिनोड, बुडेसोनाइड, ठीक है। ये जो होती है ये जेल फॉर्म में मिलती है, और ये हमें एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर होते हैं, उनके थ्रू हमें माउथ में पहले मतलब उसका स्प्रे करना पड़ता है और उसको निगलना पड़ता है, ऐसे नहीं स्वालो करना पड़ता है, इनहेल नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये होता है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रक्चर या रिंग्स बन गई है म्यूकोजल, तो उनके लिए हमें एंडोस्कोपिक डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंडोस्कोपिक डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एट लास्ट कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। अगर कोई नॉन इसोफेजियल डिजीज़ है तो वो चीज़ें हमें नहीं देनी होती, जैसा कि पोटेशियम सप्लीमेंट्स और एनसेड्स। अगर इसोफेजियल स्ट्रक्चर होता है तो उनमें ये चीज़ें हमें सॉलिड फॉर्म में देने से अवॉइड करनी है, इनका हम लिक्विड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये स्ट्रक्चर के ऊपर फंस गई तो इनकी पिल्स, तो ये वहाँ पर अल्सरेशन करके परफोरेशन भी करवा सकती हैं। और इसके अलावा बिसफॉस्फोनेट्स और टेट्रासाइक्लिन्स, इन 4 ड्रग्स का ख्याल करना है, ये भी इसोफेजाइटिस करवा सकती हैं। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक खत्म होता है।